गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखे पीडीएफ से चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं एंड जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से होने जा रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होने की संभावना है। कोरोना महामारी आने के बाद से पिछले साल शीतकालीन सत्र हो ही नहीं पाया और बजट सत्र भी समय से पहले समाप्त हो गया। कहा जा सकता है कि बीते सवा साल में संसद सत्र पहले की तरह नहीं चल पाया। देश आज कोरोना के कहर से उबरने की जद्दोजहद में डूबा है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें चिंतित हैं। सरकारों की आर्थिक हालत खस्ता है तो महंगाई ने आम जन का जीना दुश्वार कर दिया है। पिछले सवा साल में कोरोना से संक्रमित हुए 3 करोड़ से अधिक भारतीयों में से 4 लाख अपनी जान गंवा चुके हैं तो लगभग 4.5 लाख लोग अब भी कोरोना से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पैरा चेंज। ऐसे में संसद के मानसून सत्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियां भी। संसद देश के सामने मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श करने का मंच है। भावी चुनौतियों की रणनीति पर चिंतन मनन करने का सर्वोत्तम स्थान भी संसद है। बावजूद इसके पिछले कुछ सालों में संसद की महत्ता कम होती जा रही है। तार्किक बहस का स्थान शोरगुल और हंगामा ले चुका है। न सरकार अपनी भूमिका में खरा उतर पा रही है न विपक्ष। संसद पर भी राजनीतिक रस्साकसी हावी होती साफ नजर आ रही है। देश इस समय गंभीर दौर से गुजर रहा है। आर्थिक चुनौतियां तो हैं ही, चीन के साथ टकराव से निपटना भी चुनौती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अपनी जगह कायम है। इन चुनौतियों से अकेले सरकार नहीं निपट सकती, उसे विपक्ष का सहयोग भी चाहिए और जनता का भी। चुनावी हार जीत का असर संसद के कामकाज पर नहीं दिखे तो अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। पैरा चेंज। विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होना चाहिए, लेकिन सीमित दायरे में। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए संसद का उपयोग नहीं होना चाहिए। संसद के हर सत्र से पहले सरकार और विपक्ष के बीच सर्वदलीय बैठक में अनेक मुद्दों पर सहमति बनती है, लेकिन ये सहमति कागजों तक सीमित रह जाती है। प्रयास होने चाहिए कि इस बार संसद नई भूमिका में नजर आए। राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं है। आज जो दल सत्ता में है कल वे विपक्ष में आ सकते हैं। जनता ने जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका निर्वहन संसदीय आचरण से किया जाए। संसद में अधिक से अधिक विधायी कार्य किया जाए। हंगामे और बॉयकॉट जैसे स्थायी चलन को इस बार तिलांजलि दे दी जाए। सरकार, विपक्ष और सभी सांसद प्रयास करें तो ऐसा हो सकता है। पैरा चेंज। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में कुछ ही दिन
शेष हैं। इसे लेकर काफी हलचल है। इतना पैसा दांव पर लगा है कि उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। आधुनिक खेल इतिहास में मानवता को ताक पर रख पैसों के लिए होने वाले ये खेल ऐसे देश में होने वाले हैं जहां केवल 16% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगी है और 83% नागरिक चाहते हैं कि ये खेल रद्द हो या आयोजन कार्यक्रम पुनर्निर्धारित किया जाए। जापान के सम्राट नारुहितो भी चिंता जता चुके हैं कि खेलों का आयोजन संक्रमण फैलने का कारण बन सकता है। ऐसे में लालच के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को स्वर्ण, NBC यूनिवर्सल को रजत और जापान के ओलंपिक आयोजकों को कांस्य पदक मिलेगा। महामारी के साए में होने जा रहे इन खेलों के आयोजन पर यही कहा जा सकता है कि जन स्वास्थ्य संकट को दरकिनार कर वित्तीय हितों को प्राथमिकता दी जा रही है। पैरा चेंज। कुछ लोगों का कहना है कि उन खिलाड़ियों के लिए इन खेलों का आयोजन महत्वपूर्ण है जिन्होंने प्रशिक्षण लिया और इसमें भाग लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। खिलाड़ियों का पूरा सम्मान करते हुए मैं कहता हूं, इसका सरोकार खिलाड़ियों से नहीं है, यह वायुरुद्ध ओलंपिक बबल में बैठे लोगों के लिए है जो कोरोना वायरस संक्रमण और उससे होने वाली मौतों को कॉर्पोरेट वास्तविकता का असुविधाजनक हिस्सा मानते हैं। NBC यूनिवर्सल ने अपने US ओलंपिक्स मीडिया राइट्स 2032 तक बढ़ाने के लिए $7.5 बिलियन का भुगतान किया है। NBC यूनिवर्सल IOC के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसकी आय का सबसे बड़ा स्रोत रेटिंग और विज्ञापन से मिलने वाले पैसों को आगे के लिए टाला नहीं जा सकता। टोक्यो भी आता पैसा छोड़ना नहीं चाहता, फिर भले ही डेल्टा वेरिएंट के चलते संक्रमण दर बढ़ रही हो। पैराचेंज। इसलिए टोक्यो मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने मई माह में आग्रह किया था कि ओलंपिक रद्द कर दिए जाएं। साथ ही चेताया था कि अगर इतने बड़े बहुराष्ट्रीय आयोजन के दौरान संक्रमण विस्फोट हो गया तो न तो अस्पताल क्षमताएं पर्याप्त हैं और न ही चिकित्सा कर्मी। टोक्यो के बाहर आयोजनों की मेजबानी करने वाले शहरों की सरकारों के पास अस्पतालों में अतिरिक्त बेड नहीं है और वे ऐसे हालात में खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं अलग से बचाकर रखने से इनकार कर चुकी है, जबकि स्थानीय लोगों को उनकी सख्त जरूरत है। Change.org की कैंसल द टोक्यो ओलंपिक्स टू प्रोटेक्ट आवर लाइव्स नामक याचिका पर 4.5 लाख लोग हस्ताक्षर कर चुके हैं। बीते शनिवार टोक्यो में संक्रमण के 950 नए मामले दर्ज किए गए और लगातार बढ़ते मामलों का यह तीसरा सप्ताह था। फिर भी IOC जापान की बबल वाली दुनिया में सिर्फ ताकतवरों की गिनती है, गांव देहात के लोगों की नहीं। टोक्यो 2020 ओलंपिक समिति की अध्यक्ष सीको हाशिमोतो का कहना है, किसी भी कीमत पर खेल होंगे, जैसे कि वह 1941 की चर्चिल हो। पैराचेंज। अब तक 7 ओलंपियाड की कवरेज का मुझे मौका मिला है। मैं जानता हूं कि खेल सभी धाराओं को एक साथ लाने का काम करते हैं और ओलंपिक के साथ यह पूरी तरह सच है। टोक्यो पहुंचने की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों का साहस
सराहनीय है, लेकिन ज्यादातर स्पर्धा स्थलों पर खिलाड़ियों के माता-पिता, भाई-बहन, प्रशंसक मौजूद नहीं होंगे। ओलंपिक आयोजन और एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता था। टोक्यो 2020 को टोक्यो 2022 किया जा सकता था, पेरिस 2024 और लॉस एंजलिस 2028 के ज्यों का त्यों रखते हुए, लेकिन आईओसी नेटवर्क प्रमुखों और जापानी अधिकारियों का पूरा ध्यान आय पर है। मानवता पर विचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट, जो कि जनसत्ता एडिटोरियल से डिक्टेशन लिया गया है। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, तो आप इसे लिखें ज़रूर। ओके, स्टार्ट। अफगानिस्तान के बदतर होते हालात भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। भारत ने कंधार स्थित अपने वाणिज्य दूतावास से सभी भारतीय राजनयिकों और कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। मजबूरी में उठाया गया यह कदम इस बात का प्रमाण है कि अफगानिस्तान में भारत असुरक्षित महसूस कर रहा है। हालांकि पिछले हफ्ते ही भारत ने कहा था कि कंधार और मज़ार-ए-शरीफ में मिशन बंद नहीं किए जाएंगे। कहने को कंधार में वाणिज्य दूतावास का दफ्तर औपचारिक तौर पर खुला है और स्थानीय अफगानी कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन कंधार अब तालिबान के कब्जे में है। ऐसे में दूतावास के कर्मचारी तालिबान की मानेंगे या भारत की, यह सोचने की बात है। पिछले हफ्ते तुर्की ने भी बाल्ख प्रांत में अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया था। चीन ने भी अफगानिस्तान में काम करने वाले अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। दूसरे देश भी इसी तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। ये स्थितियां अफगानिस्तान की आने वाले दिनों की तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। पैरा चेंज। अफगानिस्तान में भयानक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का दौर लौट आया है। सत्ता पर कब्जे के लिए पिछले कई दिनों से तालिबान लड़ाकों और अफगान सेना के बीच लड़ाई चल रही है। तालिबान ने देश के 85% हिस्से पर कब्जे का दावा किया है। तालिबान लड़ाके जिस ताकत से हमले कर रहे हैं, उससे अफगान सैनिकों के हौसले पस्त पड़ गए हैं। बड़ी संख्या में अफगान सैनिक या तो तजाकिस्तान भाग गए या फिर तालिबान की फौज में शामिल हो रहे हैं। इससे लग रहा है कि अब वह दिन दूर नहीं जब देश की सत्ता फिर से तालिबान के हाथ में होगी। तालिबान की ताकत इसलिए बढ़ गई है कि परोक्ष रूप से चीन और पाकिस्तान उसके साथ है। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना लड़ाके भी तैयार कर रही है। तालिबान ने तो चीन को अपना दोस्त भी बता दिया है। अपने नियंत्रण वाले इलाकों में तालिबान ने फिर से शरीयत कानून थोप दिए हैं। तालिबान के खौफ से बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी देशों में भाग रहे हैं। पाकिस्तान ने 5 लाख शरणार्थियों के आने की संभावना जताई है। 2 लाख अफगानी पहले ही देश छोड़ चुके थे। पैराचेन। यह संकट भारत के लिए भी कम गंभीर नहीं है। अगर तालिबान सत्ता हथियाने में कामयाब हो गया तो भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। भारत के समक्ष धर्म संकट यह खड़ा हो रहा है कि अफगानिस्तान की निर्वाचित सरकार का समर्थन करें।
या तालिबान के साथ हाथ मिलाने की कूटनीति पर कदम बढ़ाएं। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिना तालिबान का समर्थन किए अफगानिस्तान में किसी का भी टिक पाना संभव नहीं है। 2 दशक पहले भी अब जब तालिबान सत्ता में था तो भारत ने उसे मान्यता नहीं दी थी और कोई संबंध नहीं रखा था। इसकी कीमत कंधार विमान अपहरण कांड में 3 आतंकियों की रिहाई के रूप चुकानी पड़ी थी। पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। सड़क परियोजनाओं से लेकर नया संसद भवन बनाने, शिक्षा के क्षेत्र में मदद देने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। पर तालिबान के रहते यह सब आसान नहीं होगा। दूसरा खतरा यह भी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल करने से बाज नहीं आएगा। सच्चाई तो यह है कि बदलते हालात में तालिबान और भारत एक दूसरे की मजबूरी भी है। यह वक्त भारत की कूटनीति की परीक्षा का है। अब देखना यह होगा कि भारत तालिबान को कैसे और कहां तक साध पाता है। पैरा चेंज। प्रकृति की अपनी गति होती है और उसी के मुताबिक उसकी गतिविधियां भी सामने आती हैं। मुश्किल तब आती है जब किसी प्राकृतिक उथल-पुथल से जान माल का व्यापक नुकसान होता है। इन महीनों के दौरान बारिश एक स्वाभाविक चक्र है और लोग इसका इंतजार भी करते हैं, लेकिन रविवार को तेज बरसात के साथ जो हुआ वह अप्रत्याशित और दुखद है। हालांकि बारिश के समय बिजली चमकना या गिरना एक सामान्य बात है, लेकिन कई बार व्यापक पैमाने पर बिजली गिरने की घटनाओं से होने वाला नुकसान चौंकाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में 80 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मौसम की असामान्य गतिविधि का संकेत है। अकेले उत्तर प्रदेश में 42 लोगों की जान चली गई, 22 लोग झुलस गए और करीब 250 मवेशियों की भी मौत हो गई। राजस्थान में 20 और मध्य प्रदेश में 11 लोग बिजली गिरने से मारे गए। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश के बीच में ही बादल फटने की घटनाओं से व्यापक तबाही हुई। पैरा चेंज। निश्चित तौर पर बरसात और उसकी वजह से जान माल के व्यापक नुकसान की ये घटनाएं कोई पहली बार सामने नहीं आई है। इसके बावजूद बिजली गिरने से इतनी बड़ी तादाद में लोगों के मरने की घटना ने स्वाभाविक ही चिंता पैदा की है कि क्या जलवायु में होने वाले परिवर्तन की वजह से मौसम का यह रूप सामने आ रहा है। संभव है कि बढ़ते तापमान की वजह से होने वाले बदलावों के चलते सामान्य प्राकृतिक चक्र में भी उथल-पुथल हो रहा है, लेकिन पिछले कुछ दशकों के दौरान समूची दुनिया में मनुष्य की गतिविधियों ने जिस कदर प्रकृति की बुनावट की उपेक्षा की है, इसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कई बार लोग मौसम के चक्र, उसकी प्रकृति और हरकतों के कारणों के बारे में जागरूक नहीं होते हैं।
इसलिए भी उसकी मार का सामना करना पड़ता है। मसलन राजस्थान के जयपुर में 11 लोगों की मौत तब हो गई जब वे लोग बारिश के दौरान ही आमेर किले के वॉच टावर के ऊपर मोबाइल से अपनी ही तस्वीर उतार रहे थे। आमतौर पर ऊंची जगह आसमानी बिजली गिरने के समय आकर्षण केंद्र का काम करती है। जब बिजली गिरी तो वहां मौजूद लोगों में कई ने नीचे छलांग लगा दी। पैरा चेंज। दरअसल बिजली गिरने से होने वाली मौतों के कारणों के अध्ययनों में यह बताया जा चुका है कि बारिश के दौरान छतरी या मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।